अपनी स्वेच्छा से इस कार्यक्रम में जुड़ते हैं और स्वच्छ रूप से कार्यक्रम चल रहा है। कोई प्रोफेशनल, कोई वो नहीं है। यहाँ हम सब अपने स्वेच्छा से जुड़ते हैं और लगातार 3 घंटे, 5:30 बजे से 8:30 बजे तक, और कभी कभी 9 बजे बज जाते हैं। ये देश की एकमात्र क्लास है कि योग आहार क्लास है। योग और आहार दोनों की चर्चा है, समन्वय बना के चल रहे हैं। योग होता है हर जगह, पूरे देश में योग क्लासें चल रही हैं, परंतु हम आहार इसके साथ में जोड़ रखा है। और योग आहार कार्यक्रम में पतंजलि योगपीठ हरिद्वार से पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिक और हमारे पूरे देश के किसान विभिन्न राज्यों के जुड़ते हैं। आपको भी लगभग 18-19 राज्यों के जनप्रतिनिधि, मतलब हमारे प्रभारी और वैज्ञानिकों के साथ जुड़ते हैं और जुड़ रहे हैं और आपके साथ योग किया। अब हम आहार की चर्चा करेंगे, और जिसमें आज हमारे चीफ गेस्ट के रूप में हैं आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी, जो महाराष्ट्र से हैं और हमारे वैज्ञानिक हैं, रहे हैं विज्ञान के, और वो प्रोफेसर रहे हैं। और वो आज हमें इस योगा कार्यक्रम में अपना मार्गदर्शन देंगे, सुझाव देंगे। और इस कार्यक्रम के सभी जो सदस्य जुड़ते हैं उनका हम सुझाव लेते हैं, उनकी समस्या होती है उसका समाधान भी करते हैं। किसानों के सवाल वैज्ञानिक से करते हैं, वैज्ञानिक अपना मार्गदर्शन देते हैं। यह कार्यक्रम लगातार चल रहा है। तो मैं आमंत्रित करता हूं आज इस क्रम में आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी, जो आज के चीफ गेस्ट हैं, उनको सम्मान के साथ मंच पर आमंत्रित करता हूं कि वो आए और इस कार्यक्रम को अपना मार्गदर्शन देने का कष्ट करें। आदरणीय डॉक्टर किशोर गंगासागर दुबे जी। मेरी आवाज पहुंच रही है? हेलो जी सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद मुनीलाल जी, बहुत अच्छी कक्षा रही। मैं 7 बजे तक का इंतजार कर रहा था। खैर कोई बात नहीं है, अपना ही परिवार है, अपने परिवार में पहले भी मिलने में कोई हरकत नहीं है। एक्चुअली कल दिनेश जी का जो फोन आया था कि सर आपकी एक कविता कई दिनों से हमने सुनी नहीं है, तो एक आध कविता हमें बता दीजिए, आज सुना दीजिए। तो मैंने बोला ठीक है, और मैं उस समय एक मीटिंग में था, तो मुझे यही लग रहा था कि भाई आज कोई मुख्य अतिथि दूसरे होंगे, वो उद्बोधन करेंगे, और उसके साथ में मुझे एक आध कविता जब मेरा नंबर आएगा, मुनीलाल जी जब मौका देंगे, तो वक्तव्य के साथ में हम बता देंगे। हमारी मीटिंग वगैरह खत्म हुई, कुछ ये पीएचडी के स्टूडेंट्स आए थे गाइडेंस के लिए। तो मीटिंग खत्म होने के बाद में जब मैंने देखा कि भाई कल का कौन मुख्य अतिथि है, क्या है, तो वहां पे मुझे दिखा कि भाई सोमवार दिनेश जी ने हम ही बना दिया है, और उसमें भी जो विषय रखा है कि भाई उसमें कैसी क्या जीवनी चली है, और कविता और साहित्य। मैंने बोला भाई ये तो बहुत अलग बात हो गई है, लेकिन ठीक है, अपने परिवारजन यदि चाहते हैं कि भाई इस तरह से भी बात रखी जाए, तो हमने उसको स्वीकार कर लिया। तो अब निश्चित रूप से कुछ बातें जो इस मंच के माध्यम से हम कहना चाहेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि जैसा हम स्कूल कॉलेज में करते थे, और छात्र जीवन में भी और बाद में भी, जिसको अपन एक्सटेम्पोर स्पीच बोलते हैं, कि समय पे ही कुछ विषय दे दो और समय पे ही कुछ वक्तव्य करने को लगाओ, तो निश्चित रूप से उसका फायदा भी होता है कि आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड और पुराना जो अनुभव होता है, वो पुराने अनुभव के आधार पर आप क्या वक्तव्य कर सकते हो, इसके बारे में जानकारी देना एक बहुत अपने आप में एक बहुत अच्छी उपलब्धि होती है। अभी जो विषय दिया गया है कि भी हमारी जीवन की जो यात्रा है वो उस तरह से किस तरह से वो चलती है, क्या हुआ है, तो इस बारे में भी अब परिवारजन निश्चित रूप से एक दूसरे से जानना चाहती ही है, तो उस संदर्भ में भी हम बात करेंगे। क्योंकि कई बार ऐसा मौका आता नहीं है, और अभी आया है ना, ऐसे दिनेश जी ने दिया, तो उस संदर्भ में भी हम बात कर लेंगे। अब मैं तो पूरा, हमारा जन्म जो है वो एक छोटे से देहात में हुआ। छोटे से देहात का मैं एक रहवासी हूँ। वो इतना छोटा कि जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते।
मेरे गांव की आबादी उस समय सिर्फ 417 थी, और आज भी वो आबादी 1000 से ऊपर नहीं गई है। इतने छोटे देहात का मैं आदमी हूं, और मेरा गांव जो है वो तीनों साइड से नाले या झील जिसको बोलते हैं कटाप था, और हमारे गांव में स्कूल ही नहीं थी। मेरी 3 कक्षाओं की जो पढ़ाई हुई तो एक इमली के पेड़ के नीचे हुई, और एक ही टीचर थे पाटिल गुरुजी करके। वो इमली के पेड़ के नीचे ऐसी हुई कि जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। हम जाते थे, जाने के बाद में वो इमली के पेड़ काट काट के वो एक बॉर्डर लगा दी थी। वो बॉर्डर लगा के अंदर का जो पार्ट था वो उसका नाम हमारा स्कूल था। वहां पे जाते थे, गोबर से लिपाई पोताई करते थे, सड़ा सम्मार्जन करते थे, और जब तक वो लिपाई पोताई सूखती नहीं थी तब तक हम खेलते थे। वही हमारा गेम का पीरियड था। घर से हम बोरा लेके जाते थे बैठने के लिए, क्योंकि चटाई भी नहीं थी, सिर्फ एक ब्लैक बोर्ड था, और गुरु जी खड़ू लेके आते थे, तो अपना ही बोरी लेके जाओ और बैठो। इस स्थिति से हमारी पढ़ाई हुई, पहली, दूसरी और तीसरी कक्षा की। और चौथी से फिर मैं 3 किलोमीटर दूर एक दूसरे देहात में चौथे का क्लास था, वहां पे पढ़ा। 5वीं, 6वीं, 7वीं दूसरे देहात में, वो भी 3 किलोमीटर दूर था, तो पैदल जाके वहां पे पढ़े। और 8वीं, 9वीं, 10वीं वो भी 3 किलोमीटर दूर था। तीसरा देहात सेवाग्राम, सेवाग्राम में स्कूल खुली थी, तो इसलिए फिर वहां पे पढ़ा। और वहां पे मैं जब 9th में था तब वहां पे साइंस खुला, इसलिए मैं साइंस का छात्र बन गया, वरना शायद साइंस नहीं खुलता तो वहां पे आर्ट और कॉमर्स थे, शायद उसी में मुझे पढ़ना पड़ता था। तो ये जीवन यात्रा चली पढ़ाई की। उसके बाद में फिर 4 साल में वर्धा में जानकी बजाज विज्ञान महाविद्यालय करके एक कॉलेज था, साइंस कॉलेज, उसमें पढ़ा। 2 साल नागपुर में एमएससी में पढ़ा, और उसके बाद पीएचडी की भी पढ़ाई वहां पे की। उसमें मुख्य बिंदु जो है कि मैं 20-22 साल या 25 साल तक समझो मैं देहात में ही रहा। तो देहात की गरीबी के जो कारण थे और जो अनुभव है वो बहुत नजदीकी से देखे हैं। उसके कारण क्या है और किस तरह से लोग जीते हैं यह भी देखा है। और 20-25 साल तक देहात में रहने के कारण वो जो इम्प्रिंट है दिमाग पर, वो निश्चित रूप से एक परमानेंट है। और उसका चारा निकालने के प्रयास जो है, वो प्रयास क्या क्या करने चाहिए, किस तरह से करने चाहिए, इसके बारे में जहां जहां जब जब मंच मिलते हैं तब हम उसका प्रयास करते रहते हैं। खेती घर में थी निश्चित रूप से, तो खेती के सभी काम आती ही है। सभी ऑपरेशन आते हैं, बैलों से लेकर तो सिंचाई, निराई गुड़ाई के सभी ऑपरेशन। तो इसलिए किसानी से बहुत नजदीकी, और किसान का दुख जो है मार्केट से बेचने तक, वह भी सब हमने देखा है। तो ये एक जनरल जिसको बोलेंगे कि ये हमारी एक यात्रा जो रही वो इस प्रकार की जीवन की यात्रा रही। अब जब जब हमको समझ आई तो 2 चीजों का मैं विशेष रूप से प्रावधान करूंगा। हमारे घर में, हमारा घर तो किसान का घर था, लेकिन हमारे घर में एक बड़ी उपलब्धि थी कि सवेरे तो ठीक है, हम स्कूल का समय था तो हम तो इकट्ठे बैठ नहीं सकते थे, लेकिन शाम का खाना खाते समय माताजी, पिताजी, हम और हमारा एक भाई, ऐसे चारों मिलके चर्चा यही रोज होती थी, डिस्कशन। मैं इसलिए इसका पहल करता हूं क्योंकि मैंने देखा कि आज के पढ़े लिखे परिवारों में भी घर में होने वाली चर्चा लगभग बंद हो गई। अब तो मोबाइल का जमाना आ गया, टीवी की सीरियल आ गई है, उसने तो और भी वातावरण बंद कर दिया। लेकिन उस जमाने भी मैंने जो देखा था, तो पिताजी एक दरवाजे से एंट्री करते
तो बेटा दूसरे दरवाजे से निकल जाता था, बेटा एक दरवाजे से आता, तो फिर वो मतलब पिताजी जब तक है तब तक कोई ना कोई बहाना बन के घर के बाहर जाता। मतलब परिवार में माता पिताओं के साथ में जो खुलापन होना चाहिए, खुलापन रहेंगे बैठेंगे तभी तो चर्चा होगी, यह एहसास बिल्कुल नहीं था। मैंने उस समय भी देखा, लेकिन हमारे घर में था, और इतना खुलापन था कि चर्चाएं ऐसी होती थी कि पिताजी एक साइड लेते थे, जैसा मुझे याद है कि शक्ति श्रेष्ठ है या युक्ति श्रेष्ठ है, इस पे उन्होंने मेरे को बहस करने को बोला था। तो मैंने एक साइड ले ली कि भाई युक्ति श्रेष्ठ है करके, पिताजी बोले नहीं शक्ति श्रेष्ठ है। तो इस पर हमारी एक दिन बहस हो गई। दूसरे दिन फिर वो बोले अब मैंने अपनी कल जो चर्चा हुई वो छोड़ दो, और उसके लेके अलग उदाहरणों के साथ में आप एक्सप्लेन करो कि भाई शक्ति श्रेष्ठ है करके, मैं बोलूंगा युक्ति श्रेष्ठ है। तो इस तरह से वो भी चर्चा होगी। तो इस तरह से जिसको डिबेट बोलेंगे और ओरिजिनल थिंकिंग बोलेंगे, इसकी बात और इसकी पहल और कैसी बात रखना है, कैसा प्रेजेंटेशन रखना है, यह जो जानकारी है या ट्रेनिंग है वो हमारे पिताजी से और माताजी से मिला। मैं माताजी पिताजी की एक बात रख के फिर मैं आगे विषय पे आऊंगा। हमारी माँ बहुत होरियासियस रीडर थी, चौथी कक्षा नापास थी वो। मतलब वो पढ़ाई नापास का मतलब वो पढ़ाई मतलब पूरी कर ही नहीं सकी, क्योंकि उसके माताजी पिताजी दोनों चौथी कक्षा में जब थी तो वो गुजर गए थे, तो पढ़ नहीं पाई। लेकिन वो इतना उस किताबें पढ़ने की बहुत आदत थी उसको कि कोई भी किताब दो उसको तो घर के सब काम करके, खेत में जाकर खेत का काम करके भी 100-200 पेजेस की किताब रात में आने के बाद, खाना वाना सब खाने के बाद में भी वो 1 या 2 दिन में खत्म करती थी। इतना जोरदार उसको पढ़ाई का शौक था। पिताजी को पढ़ाई कम, पढ़ने का शौक कम था, लेकिन लिखने की आदत बहुत अच्छी थी। छोटी छोटी चीजों से लेकर तो और भी, मतलब पई पई का हिसाब भी जिसको बोलते हैं हम, उससे लेकर सब लिखने की आदत थी। माँ को लिखने की आदत बिल्कुल नहीं थी। तो माँ से और पिताजी से लेके हम दोनों आदतें हमारे में आ गई, लिखने की भी आदत आ गई और पढ़ने की भी आदत आ गई। इसका मैं स्पेशल जिक्र करूंगा। तो इस तरह का वातावरण होने से मुझे डिबेट, इलोक्यूशन कॉम्पिटिशन्स, भाषण स्पर्धा, नाटक का काम करो, गाना लिखो, गाना गाना लिखने की भी बात। मैंने सबसे पहला गाना, मैं 7 साल का था देहात में, तब गाना लिखा था। मराठी में था ऑफकोर्स, की पहिले माझ्या देशाचे नाव हिंदुस्थान और पहले पहले हमचे शत्रु चीन पाकिस्तान करके, जो भी उस समय की समझ थी, क्योंकि 1962 में चीन के साथ में जो लड़ाई हुई थी वो हमको बताई गई थी, और भी पाकिस्तान के साथ में हमारे संबंध नहीं है ये भी बताया गया था टीचर। तो उस पर गाना लिखा था। इस तरह से हमारे कविता लिखने की शुरुआत 7 वर्ष के साथ में हुई थी। बाद में हम लिखते गए, बोलते गए, करते गए, अलग अलग मंचों के माध्यम से। अब कविता जी का जिक्र जो किया गया है, कविता का जिक्र जो किया गया है, तो वैसे तो काफी काफी सारे हमने लिखे भी है, लेकिन अब रामकृष्ण मिशन में रहने के कारण कि भाई प्रसिद्ध परांग मुख रहो, कि प्रसिद्धि के पीछे, नाम के पीछे नहीं हमको दौड़ना है, तो यह संस्कार होने से कभी हमने उसको किताब लिखो, पब्लिश करो, इसके पीछे हम कभी गए नहीं। और इसलिए जो जो भी लिखा है वह वैसा का वैसा ही रखा गया है, रचा गया है। कल जब दिनेश जी ने मेरे को यह सब्जेक्ट बोला और वो जब मैंने देखा कि भाई इस पर मेरे को वक्तव्य करना है, तो मैंने थोड़ा याद किया कि भाई अपन ने क्या क्या लिखा है, क्या नहीं है, कम से कम चलो उस बहाने थोड़ी रिवीजन तो हो जाए। तो उस तरह से जब हमने देखा, और अब अपना योगाहार के मंच पे बात करनी है, एक से एक अपने विद्वान साथी है, तो निश्चित रूप से जो जो चीजें सामाजिक धारा की हो या किसानों से जुड़ी हो, योगाहार की से जुड़ी हो, तो ऐसे कुछ बिंदु जो है उन बिंदु को मैंने संकलित किया और उन्हीं को मैं सामने रखना चाहता हूँ इस मंच के माध्यम से, कि मैं अंग्रेजी, हिंदी और मराठी तीनों भाषाओं में कविता लिखता हूँ।
कई कविताएं लिखी है। ज्यादा से ज्यादा मैंने मराठी में और हिंदी में लिखी है, लेकिन 2 4 5 कविताएं हमने अंग्रेजी में भी लिखी है। अब इसके जो विषय रहे तो किसानों का दुखड़ा, यह तो विषय रहा। और सामाजिक समरसता का जो बिंदु है कि महिलाओं की स्थिति और उसमें सुधार आने चाहिए, यह मैं बचपन से ही देखता था। मैं देहात में रहने के कारण मैं जो देखता था कि महिलाएं सवेरे से उठती है, घर में सड़ा सम्मार्जन करती है, रोटी बनाती है, और साथ ही साथ फट से बिल्कुल 9 बजे वो खेत में जाती, और 9 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक काम करती। का वहां से आने के बाद फिर कुएं का पानी भरने जाती। मैं 40 50 साल के पहले की स्थिति बोल रहा हूँ, जो मैंने देखा था। आज भी उसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं आया है। इतना है कि कुएं के बजाय वो शायद हफ्से या नल का पानी भरने जाती है, और वहां से आने के बाद में फिर रसोई वगैरह बना के, और घर में अगर गैया है तो उसका जो काम है वो करा के, फिर रात में सब बच्चों को और परिवारजनों को खाना खिलाना, बर्तन धोना, मांजना, सब करना, और फिर अगले दिन के लिए तैयार होना। तो इसमें मैं जो हार्ड वर्क देखता था और लेबर वर्क देखता था, तो महिलाओं का बहुत ही दिखता था। और मैंने तो उस समय कई बार हमारे पूर्वजनों को बोला भी कि भाई आप खेतों में काम करते तो महिलाएं भी तो करती है, तो घर के काम में हाथ बटाने में क्या शर्म है। यह मेरी सोच जो थी वो बचपन से थी, और इसी वजह से शायद मैंने इस मंच से इसके पहले भी बोला था, रामकृष्ण जी और बाकी सबके साथी को साथ में मैं ट्रेनिंग में गया था, उस समय भी बोला था कि तभी से घर में जो जो भी सहयोग देना है, मैं माँ को तो बर्तन मांजने से सभी सहयोग करता था। उस समय मैं सिर्फ बोलने की बात नहीं थी। कभी माँ बाहर गई तो मैं घर में रोटी भी बनाता था। तो वो तो मतलब प्रसंगवश हो गया। लेकिन माँ को सब्जी काट देने का जो व्रत मैंने अंगीकारी उस समय लिया, तो करीबन 40 50 वर्षों से, उसके बाद शादी भी हुई, तो मेरे मिसेस को भी मैं ज्यादातर सब्जी काट के देता हूँ, और उसके बाद मुझे बहू भी आई तो बहू को भी मैं सब्जी काट के देता हूँ। और ये बोलने में मुझे कोई मतलब आ, ऐसा शर्म नहीं महसूस होती कि भाई घर में बहू और तुम काट के देते। मैंने उसको बता दिया, बेटा जो भी सब्जी काटना है मुझे बताओ, सब्जी लाता हूँ, रखता हूँ, और जो अगले दिन के लिए जो काटना है वो काटने में मैं हाथ बटाता हूँ। तो इस तरह से कम महिलाओं को जहां जहां पर संभव है वहां पे मदद करनी चाहिए। इस तरह का संस्कार जो हमारे मन में बचपन से आया था, उसको पलने का, बढ़ाने का और रखने की जो कोशिश है, वो कोशिश अभी भी मैं व्यक्तिशात कर रहा हूँ। तो और इसीलिए निश्चित रूप से जो उससे जुड़े हुए जो गीत है, संगीत, इनको भी प्रतिबद्ध करने का कविता में मैंने प्रयास किया। मेरी शादी होने के पहले हमने दहेज विरोधी प्रथाओं पे कई गीत लिखे कि दहेज नहीं लेना चाहिए करके। उसकी दहेज विरोधी प्रथाओं की यात्राएं निकाली। मैं जलगांव में गया था, हमसे करीबन 500 किलोमीटर दूर है। वहां पे एक लड़की थी, डॉक्टर लड़की थी, और दहेज के लिए उसको प्रताड़ित करके शादी के 4 दिन के बाद में उसको मार डाला था। तो वहां पे हम जो साथी थे, महाराष्ट्र के अलग अलग युवा युवा साथी थे, वहां पे गए थे, और वो वहां पे यात्रा निकाली थी, और वहां पे जन जागृति की थी। और वहां पे जहां जहां संभव था वहां पे हमने देहातों में और शहरों में भाषण भी दिए थे। यह बात है 1982 की, 1982 की, करीबन यानी आज से 40 साल के पहले। मुझे कुछ लोगों ने, पत्रकारों ने पूछा था कि भाई आपकी शादी हुई है क्या? मैंने बोला नहीं। तो बोले शादी नहीं हुई और आप प्रोफेसर हो, डॉक्टरेट हो, आपको तो बहुत सारा दहेज मिल सकता है, आप दहेज विरोधी अभियान क्यों चलाते हो? हमने बोला हमको लेना ही नहीं, और हमारी ये मान्यता है। तो निश्चित रूप से कथनी करनी में अगर एक वाक्यता रही तो ही उसका प्रभाव होता है। इस तरह का संस्कार हम में था। जाति पाति प्रथा माननी नहीं चाहिए, इसलिए इंटरकास्ट मैरिजेस करना चाहिए। इसका इस जो संकल्पना के हम आयोजक थे, और मैंने मेरी शादी भी इंटरकास्ट की है। साथ ही साथ
ऐसी जो शादी में बहुत खर्चीली शादियां होती है, तो खर्चीली शादियां नहीं करनी चाहिए, इसके भी हम प्रचारक थे। तो हमने जब हमारी शादी तय हुई तब बोल दिया था, ना हमको घोड़ी चाहिए, ना बारात चाहिए, ना बाकी कुछ खर्चीली चीजें चाहिए, ना सोना चाहिए। मैं जिंदगी में कभी भी सोने की अंगूठी से लेकर कुछ भी नहीं पहनता, और मैंने बोल दिया था आज भी नहीं पहनता। तो कहने का मतलब, कथनी करनी में एक वाक्यता रहे तो ही बात होती है। इस विचारधारा के अंगीकारने वाले हम रहे, ये विचारधारा रही। तो महिलाओं के प्रति मैंने शादी के पहले गाना लिखा था, एक दूसरे शादी में जब अटेंड करने गया कि क्या स्थिति होती है करके, और वो मुझे बहुत ही प्रिय गीत है वो, और जिसको कई प्लेटफॉर्म पे हमने गाया। और वो भारत में उस समय मैं बात कर रहा हूँ 82-83 में वो बहुत प्रचारित प्रसारित हुआ था। दिल्ली के दूरदर्शन से भी वो आया था, और उसके बाद में कलकत्ता में जब दूरदर्शन खुला तो वहां से भी आया था, हमारे साथियों ने बताया। तो उसी कविता के साथ में मैं आरंभ करता हूँ मेरी कविता। समानता पे स्थित ही समाज हमें चाहिए, जितना पुरुष मुक्त है उतनी ही स्त्री भी चाहिए। समानता पे स्थित ही समाज हमें चाहिए, जितना पुरुष मुक्त है उतनी ही स्त्री भी चाहिए। अपने यहाँ पे मंच पे एक दिन पवन जी ने बोला था कि स्त्री पुरुष समानता के संदर्भ में कुछ बात रखनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए। तो हमने बोला था जब मौका मिलेगा तो हम रख देंगे। तो ये जो कविता है, ये कविता में हमको आत्म परीक्षण करने की बात है, क्योंकि स्त्री पुरुष समानता बोलने से नहीं आएंगी। हमको परिवार में क्या करना चाहिए, किस तरह से सीख देनी चाहिए, कौन सी बातों को उजागर करना चाहिए, ये भी इस कविता में प्रस्तुत है। और ये कविता का स्टांजा बोलने के पहले मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि बदलाव जो होते हैं वो 3 स्तर पे होते हैं। मतलब ये पूरा दुनिया का इतिहास देखोगे तो उसमें देखेगा कि सिर्फ एक तो होते हैं हमारे व्यक्तिगत बदलाव, दूसरे होते हैं सामाजिक बदलाव, और तीसरे होते हैं शासन स्तर के बदलाव। आज पूरे दुनिया में तीनों स्तर के बदलावों को जब अंगीकारा जाता है तभी सामाजिक बदलाव आते हैं, शासन के बदलाव आते हैं, और व्यक्तिगत बदलाव आते हैं। कोई भी एक होने से बदलाव होता नहीं है, यह आम मान्यता है। इसका उदाहरण है कि रशिया में क्रांति हुई, पूरे शासन स्तर के बदलाव हुए, लेकिन व्यक्ति बदले ऐसा दिखा नहीं है। भारत में व्यक्तिगत बदलाव तो बहुत हुए, साधु संत महात्मा आदि बहुत आध्यात्मिक पुरुष हुए, लेकिन उससे पूरे शासकीय बदलाव हुए, शासन के बदलाव हुए, ऐसा नहीं हम कह सकते। तो इसलिए आज पूरे विश्व में बदलाव यदि लाना है तो व्यक्तिगत स्तर पर, सामाजिक स्तर पर और शासन स्तर पर ही लाना चाहिए। यह हमारी सोच है। और वही जो कविता है कि भाई स्त्री पुरुष समानता यदि लाना है तो क्या किस तरह से इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए, उस संदर्भ में कुछ पंक्तियां हैं। क्यों जन्म से इस तरह छूत होती नारिया, पहला बेटा शुक्रिया, बेटी हो तो गालिया, नन्नी मुन्नी बोझ कहते शर्म आनी चाहिए, जितना पुरुष मुक्त है उतनी ही स्त्री भी चाहिए। लड़का मांगता खिलौने मिलती कार गाड़िया। हम अपने घर में बेटा और बेटी में किस तरह से फर्क करते हैं, इस संदर्भ में वो है। इसमें शासन और सामाजिक की बात नहीं है, हम अपने परिवार से शुरू करें। लड़का मांगता खिलौने मिलती कार गाड़िया, लड़की भी ललचाती मिलता चूल्हा दूल्हा गुड़िया, इस तर्क ही न फर्क से सतर्क होना चाहिए, जितना पुरुष मुक्त है उतनी ही स्त्री भी चाहिए। पढ़ाई की भी बात देखो, बेटा भेजे अमेरिका, मेडिकल की फीस बढ़ते बंद पढ़ना बेटी का, पढ़ाई में या जॉब में न फर्क होना चाहिए, जितना पुरुष मुक्त है उतनी ही स्त्री भी चाहिए।
अब सामाजिक कुरीतियों के बारे में बात है। खूब पड़ी आगे बढ़ी अगर भी होती लड़कियां, दहेज को पैसा नहीं तो रुक जाती शादियां, दहेज की यह गंदगी दूर होनी चाहिए, जितना पुरुष मुक्त है उतनी ही स्त्री भी चाहिए। कुछ प्रश्न है सामाजिक। होती बात शादी की जो दिखाते लड़कियां, सजा के सबके सामने पेश करते पुतलिया, यह 2 मिनट की पेशगी बंद होनी चाहिए, जितना पुरुष मुक्त है उतनी ही स्त्री भी चाहिए। और एक इंट्रोस्पेक्शन का प्रश्न है कि शादीशुदा स्त्री और पुरुष में किस तरह से अंतर होता है। क्यों अकेली स्त्री ही पहने शादी की परछाइया, क्या बुरा पुरुष पहने गहने और चूड़िया, शादीशुदा आदमी भी क्यों न जाना चाहिए, जितना पुरुष मुक्त है उतनी ही स्त्री भी चाहिए। ब्याह होते नाम भी बदले सिर्फ नारिया, क्यों सहे प्रधानता पुरुष की जहाँ वहाँ, प्रधानता की संस्कृति हमें कभी न चाहिए, जितना पुरुष मुक्त है उतनी ही स्त्री भी चाहिए, समानता पे स्थित ही समाज हमें चाहिए, जितना पुरुष मुक्त है उतनी ही स्त्री भी चाहिए, जितना पुरुष मुक्त है उतनी ही स्त्री भी चाहिए। तो यह जो कविता थी वह कविता हमने लिखी थी और जिसको काफी सारे जितने भी युवा ग्रुप्स थे भारत में उस समय 82-83 से लेकर तो कई जगह पे वह प्रसारित की है। हाँ, हमने कई बार कभी भी उसके नीचे कि भाई ये रिटन बाय डॉक्टर किशोर दुबे है करके लिखा नहीं है, तो कई किताबों में आपको मिल जाएगी युवाओं के, लेकिन उसमें नाम का उल्लेख तो नहीं है, लेकिन लिखी हमने है, ये हमारे जो साथी थे उनको पता है। अब इसी तरह पे जब हम आगे बढ़े तो ये स्त्री पुरुष समाज यानी स्त्रियों के बारे में कि भाई हमने देखा कि भाई लड़कियों में कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आ रहा। तो लड़कियों में कॉन्फिडेंस तब आएगा चाहे कॉलेज की हो स्कूल की हो कि वो बोलेंगी भाई हम में कॉन्फिडेंस है। कि आज भी जो बोला जाता है कि घर में बेटा हो, बेटा क्यों हो, तो वो भाई हमको हमारे बुढ़ापे में साथ देगा। बेटी को इसीलिए नकारा जाता है, तो वो उस पहलू को हम सभी समझते हैं। तो इसलिए भी बेटी भी अगर पढ़ लिख कर यदि माता पिताओं की सेवा करने का तजुर्बा लेती है और उस तरह का कॉन्फिडेंस प्रस्तुत करती है तो निश्चित रूप से वह भी काम में होगा। इसलिए एक इंग्लिश कविता लिखी थी, उसका एक स्टांजा सिर्फ मैं यहाँ पे बोल देता हूँ। Having daring, living, fearing better forever. Confidently always say that we are empowered. Having daring, living, fearing better forever. Confidently always say that we are empowered. We are good in education, need not have you any tension. We are good in education, need not have you any tension. We also have same courage helping your older age. We also have same courage helping your older age. Make it clear one day sure we will empower. Make it clear one day sure we will empower. Confidently always say that we are empowered. Confidently always say that we are empowered. Having daring, living, fearing better forever. Having daring, living, fearing better forever. Confidently always say that we are empowered. Confidently always say that we are empowered. इसका सीधा सीधा मतलब है कि हम डेयरिंग रखने वाले हैं, हम किसी से डरने वाले नहीं है और हमेशा ही हम बिना निर्भयता के साथ में आगे चलने वाले हैं। और इसलिए हम बोलते हैं कि हमारी निर्भयता जो है और आत्मनिर्भरता
हम ही पाएंगे, हमें दूसरों पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। और वो ये लड़कियां, ये बच्चियां पिताजी को बोलती है, पिताजी हम पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं, आपने टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, हम हमारे में धीरज भी बहुत है, हम आपके बुढ़ापे में आपको पूरी मदद करेंगे, जैसा बेटा करता है वही सब करेंगे। आपने देखना कि भाई हम तो आपका साथ बुढ़ापे में भी देंगे, सभी पहलू में भी देंगे। और आपने श्योर में आपने देखना है कि हम तो पावर में आएंगे, चाहे वो शासन का पावर हो, सामाजिक पावर हो, या घर का पावर हो, वो सब काम हम करेंगे। यह कॉन्फिडेंस के साथ में जब आदमी बोलता है तो निश्चित रूप से उसमें कई बदलाव आते हैं। हमने देखा है, मैं तो 40 साल प्रोफेसर ही रहा, कई लड़कियों को और छात्र छात्राओं को हमने बताया, और उसमें इस तरह के कई बदलाव आए जो हमेशा समय समय पर हमको बोलती है कि हाँ मैं शादी हो गई सर, लेकिन इसके बावजूद मेरे पिताजी को मैं हर मंथली कुछ पैसा भेजती हूँ, या वहां पे जाती हूँ तो उनको मदद करती हूँ आदि। इस प्रकार की जो भावनाएं है उनको प्रेरित करने का काम कविता के माध्यम से, गीतों के माध्यम से होता रहा। अब एक अंग्रेजी कविता का रेफरेंस दिया, तो ऐसा ना हो कि भाई हम तो महाराष्ट्र से है कि मराठी में कुछ लिखते ही नहीं है। तो मराठी में एक माँ के ऊपर में हमने गाना लिखा था, उसकी भी कविता 4 लाइन की मैं बोल देता हूँ कि माँ के संदर्भ में जो बात लिखी थी। मातेची ती ममता वर्णावी किती, सांगावी प्रीती, गुणी गाणे गाता ना शब्द पुरती, ना शब्द पुरती। मातेची ती ममता वर्णावी किती, सांगावी प्रीती, गुणी गाणे गाताना शब्द पुरती, ना शब्द पुरती। साऱ्या सद्गुणांचे ती गिरवी धडे, ती गिरवी धडे, माणूस बनण्या कामी जे पडती पुढे, जे पडती पुढे, भविष्य शिशूचे तीच घडवी, तीच पडवी, सांजे काळी शिकवी, शुभम करोती, शुभम करोती। मातेची ती ममता वर्णावी किती, सांगावी प्रीती, गुणी गाणे गाताना शब्द पुरती, ना शब्द पुरती। इसका मतलब जो है हिंदी भाइयों के लिए हमारे, कि माँ की ममता जो है उसके बारे में तो वर्णन कर ही नहीं सकते। वह जितना प्यार देती है वह भी वर्णन नहीं किया जा सकता है। हाँ, उसके बारे में वर्णन यदि करो तो उसका उसकी महती गाते समय तो शब्द भी अपूरे अधूरे गिर जाएंगे, इतनी माँ की महती होती है। क्योंकि बच्चे की पहली जो गुरु है वो तो माँ ही होती है। अच्छे से अच्छी क्वालिटीज उसमें आनी चाहिए माँ में, या माँ चाहती कि बच्चों में आए, इसलिए वो छोटे छोटे लेसन दे के बच्चों को बड़ा करती है, जो उसको बड़ा बनने के बाद में काम में आए। ऐसे छोटे छोटे लेसन्स वो हर घर में देती रहती है। और सही मायने में जो शिशु होता है, छोटा बच्चा होता है, उसको घड़ाने का काम, उसको बढ़ाने का काम अगर कोई करती है तो माँ करती है। शाम सवेरे से या लेकर शाम तक, की शाम को दिया लगाओ, भगवान के पास बैठो, तुलसी के पास बैठो, या संस्कार देने का भी काम यदि कोई करती है तो वही माँ करती है। और घर घर में करती है, हिंदुस्तान में करती है, सनातन घरों में करती है, और भारत में करती है। ये जो देखा गया है, ये इतना ही नहीं, मैं आगे चलकर बोलूंगा कि विश्व में भी हमने देखा है। हमारे कई साथी यूरोप में, अमेरिका में है, वो भी बोलते हैं कि मदर इज ए मदर, माँ माँ ही होती है। अपना बेटा बेटी अच्छी बने, यही पहल सब जगह होती है। तो माँ की महती दर्शाने का ये जो कविता थी, उस कविता को मैंने उजागर किया। अब हमारे महाराष्ट्र में 2006 से 2006 से बोलो, आत्महत्याओं का बहुत दौर चला। किसानों के संदर्भ में बहुत दौर चला कि जिस दिन देखो उस दिन यवतमाल, वर्धा, ये जो कॉटन बेल्ट था, ये कॉटन बेल्ट में आत्महत्या ही होती थी। तो बचपन से मुझे जैसा कविता लिखने की बात थी, वैसे ही मैं नाटक लिखता था।
छोटी छोटी कथाएं लिखता था। तो एक नाटक हमने लिखा था और उसको प्रेजेंट भी किया था, कई महाविद्यालयों में किया था और महाविद्यालयों के समूह में किया था। तो उसके लिए कुछ हमने गीत लिखे थे, कविता लिखी थी। तो उसके जो किसानों से संदर्भित जो आत्महत्याओं से जुड़ी बात थी, उसका एक स्टांजा एक कविता के रूप में मैं यहाँ पे प्रस्तुत करूंगा। एक ही रास्ता खुदकुशियों का, बचा यही आधार, करना है स्वीकार हमें अब, करना है स्वीकार। किसान जो आत्महत्या करने जा रहा था उसका दर्द था। एक ही रास्ता खुदकुशियों का, बचा यही आधार, करना है हमें स्वीकार, करना है हमें स्वीकार। लहू बहा कर खेत को जोते, फसल उगा कर बेचने जाते। लहू बहा कर खेत को जोते, फसल उगा कर बेचने जाते। लागत खर्चा देने से भी, लागत खर्चा देने से भी करते सब इनकार, करना है स्वीकार हमें अब, करना है स्वीकार। एक ही रास्ता खुदकुशियों का, बचा यही आधार, करना है हमें स्वीकार। अब उसके लागत का मूल्य देने के लिए शासन तो छोड़ो, मुझे हमेशा दर्द वही है कि कभी कोई सामाजिक संगठन बोलो या व्यक्तिगत समूह बोलो या व्यक्तिगत ग्राहक बोलो, वो कभी सामने नहीं आता। मैंने एक सीन देखा 2-4 साल के पहले का भी देखा कि टमाटर का, यानी पूरे देश को भी पता है वो, कि टमाटर बहुत हुए और किसानों ने फेंक दिए। इस वर्ष भी कई जगह पे वैसा हुआ है। गोभी के बारे में वैसा हुआ है कि टमाटर फेंक दिए। मैंने 2-4 साल के पहले सीन देखा, एक किसान अपनी टाली भर के आया था और वर्धा जैसे बड़े शहर में आया था और वो बोल रहा था कि भाई ये 5 रुपया किलो, 5 रुपया किलो। तो बाकी लोग बोले अरे 1 रुपया किलो मार्केट में मिल रहे, तू कहा 5 रुपए किलो बेचता। तो वो बोल रहा था अरे कम से कम 5 रुपए किलो से खरीदो। कोई सामने नहीं आया। तो आखिर उसको इतना पछतावा आया कि वो बोले ठीक है मुफ्त में लेके जाओ। तो मुफ्त में लेने के लिए फिर वहां पे कतार लग गई, लोग बड़ी बड़ी थैलियां लेके वहां पे आए, लेकिन उसमें से किसी ने भी नहीं बोला कि हाँ भाई मुझे देना है तो 5 रुपए के हिसाब से दे दो, मैं 1 किलो 2 किलो। तो अपन हमेशा जो बोलते हैं कि भाई ऐसा अगर अनगिनत उपज हो जाता तो सरकार क्या करेंगे। अरे भाई सरकार कुछ रास्ता निकल सकती है, वो कैसे निकाल सकते हैं अलग चर्चा का विषय है, हम कभी उस पर बोलेंगे। लेकिन जो ग्राहक है वो क्या कर, कम से कम भाई आज हम 5 रुपए की कैडबरीज की चॉकलेट लेते हैं, 10 रुपए की चॉकलेट लेते हैं, लेकिन 5 रुपए किलो का टमाटर यदि लेना है तो उसमें 10 बार सोचते हैं। अभी महाराष्ट्र में स्थिति और गत वर्ष में लहसुन की स्थिति मध्य प्रदेश में जो हुई कि हमने देखा है कि 100 रुपए में 6 किलो लहसुन नागपुर में और वर्धा में बेचा गया। अब 100 रुपए में 6 किलो लहसुन, तो और यह जो बेचा जा रहा है तो उसकी लागत वो किसान को क्या मिली होगी। 5 रुपए और 4 रुपए किलो का अभी 1-2 दिन से जो टीवी में आ रहा है, 2-4 दिन में देख रहे हैं आप कि प्याज को 2 और 4 रुपए किलो का भाव मिल रहा है। तो कम से कम ग्राहक इस तरह से भी, या ग्राहक के समूह जो है वो तो भी सामने आ रहे हैं क्या। हम तो कई जगह पे भी जो आयोजन करवाने की बात बोलते हैं कि चाहे शारदा उत्सव हो, गणेश उत्सव हो, कई मंडल है, कई सामाजिक स्थितियां वाले मंडल है, वो बोलते हैं क्या कि ठीक है भाई अभी 1 रुपया किलो के बेचने के बजाय हमारे पास में दे दो, हम 5 रुपए के हिसाब से किसानों का माल ले लेंगे और अपने मंडलों में, अपने मंडियों में या अपने सदस्यों में बांट देंगे। ऐसा भी कोई सामने नहीं आता, न शासन सामने आता, ना सामाजिक जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सामने नहीं आती। तो किसान के पास में रास्ता क्या, किसान के पास में रास्ता, और इसीलिए इस रास्ते से कोई निकल नहीं सकता, इसीलिए उसको खुदकुशियों के अलावा
दूसरा रास्ता नहीं होता है। यह जो वस्तु स्थिति है उसे भी उजागर करने की और समझने की बात है। हमने एक प्रस्ताव उस नाटक में रखा था कि भाई अलग अलग जगह से युवा जन आएंगे और किसानों को बताएंगे कि भाई हाँ, कि देखो ये एक विकल्प होता है। वो उसके बारे में हमने एक कविता लिखी थी। हम भारत से आए युवा जन, हम भारत से आए युवा जन, देश जगाने को, किसान बचाने को, देश जगाने को, किसान बचाने को, किसान न होगा भी अकेला, हम सब साथी है, हाँ हाँ हम सब साथी है, उचित मूल्य में उसकी उपज खरीद लेनी है, हाँ हाँ खरीद लेनी है। चले आओ सभी हम मिलकर, चले आओ सभी हम मिलकर, यही समझाने को, किसान बचाने को, देश बचाने को, किसान बचाने को। हम भारत से आए युवा जन, हम भारत से आए युवा जन, देश जगाने को, किसान बचाने को, देश जगाने को, किसान बचाने को। तो इस तरह से सामाजिक ऑर्गेनाइजेशन यदि सामने आती है, युवा सामने आते हैं, ग्राहक मंच सामने आता है, और इस तरह से विकल्प यदि खड़ा कर देता है कि हाँ ये 10 रुपए में 2 किलो का गोभी का फूल बेचने के बजाय ठीक है भाई हम ये 20 रुपए में ले लेते हैं, आपके पास में कितना है वह भाई। हमने देखा है कि गोभी की, फूल गोभी की हालत जो हुई है, इतनी खस्ता हालत हुई है कि कई किसानों ने तो फूलों के साथ में खेत को नागर डाला है, उसमें ट्रैक्टर चला दिया है। तो ऐसे स्थिति में कम से कम कि हाँ ठीक है भाई ये 10 रुपए किलो के हिसाब से हम परचेज कर लेते हैं। इसके लिए ग्राहक या ग्राहक मंच या कोई सामाजिक संगठन जो है वो भी कभी सामने नहीं आते हैं। तो यह जो वास्तविकता है, तो ऐसे विकल्प देने की जरूरत है। ऐसी भी बात हमने उस समय रखी थी कविता के माध्यम से। अब योगाहार मंच के माध्यम से जो हम बोल रहे हैं कि जो अलग अलग प्रकार के जो इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड जो लेते हैं हम, कि उसके माध्यम से कई प्रकार की बीमारियां होती है। इसके बारे में भी कुछ गीत हमने लिखे थे, शायद एक आध बार हमने दिया था, इटारसी के इसमें भी दिया था। अभी ये जन जागरण कैसे करने का और जन आंदोलन कैसे बनाने का, इस संदर्भ में जो बातें थी, तो इसीलिए हमने उसके भी कि जन आंदोलन जो बनता है, इसके लिए कल परसों भी हमने बोला था कि इसके लिए झंडा लगता है, बैनर लगते हैं, पोस्टर लगते हैं, और प्रचार का साहित्य लगता है, गीत लगते हैं, घोषणाएं लगती है, और इसके माध्यम से जन जागृति होती है। तो अभी आजकल तो डिजिटल टेक्नोलॉजी का जमाना है। ऐसे गीत संगीत यदि वो प्रतिबद्ध किए गए, संगीतबद्ध किए गए, और उनको यदि व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से या किसी और तरीके से लोगों तक पहुंचाया गया, तो जन आंदोलन बनाने में सब कामयाबी होगी। इसलिए रसायनों के जो दुष्परिणाम होते हैं, हमारा अनुभव है, हमने कई जगह पे किसानों के साथ में, देहाती लोगों के साथ में बचपन से जो काम किया, कि कई नाटक भी हमने देहाती लोगों के लिए बिठाए थे। तो लोगों को डायलॉग याद नहीं रहते, लेकिन उस माध्यम से गाने याद रहते हैं। तो इसलिए हमने उस तरह से जो कुछ विषय में या जो गाने लिखे हैं, तो उसके संदर्भ में कुछ एक दो गीत जो है मैं यहाँ पे प्रस्तुत करूंगा, और उसके बाद मेरा जो वक्तव्य मैं बंद करूंगा। तो जो दुष्परिणाम है ये रसायनों के, उसके बारे में जो गीत है, बढ़ाओ साथ सभी मिलकर किसानी जैविक करनी है, बढ़ाओ साथ सभी मिलकर किसानी जैविक करनी है, रसायन खेती ने सारी बढ़ा दी बीमारियां भारी, रसायन खेती ने सारी बढ़ा दी बीमारियां भारी, उन्हीं पर
रोक लगानी है किसानी, जैविक करनी है बढ़ाओ, साथ सभी मिलकर किसानी जैविक करनी है। रसायन जहरीले होते अनाजों के भीतर रहते, कैंसर अटैक ले आते, किडनी को खराब करवाते, उन्हीं से मुक्ति पानी है किसानी, जैविक करनी है बढ़ाओ, साथ सब मिलकर किसानी जैविक करनी है। माताएं बांझ बनती है, कम दिनों जच की करती है। माताएं बांझ बनती है, कम दिनों जच की करती है। शिशु भी दुर्बल होते हैं, जन्मते मर भी जाते हैं। पीढ़िया सबल बनानी है किसानी, जैविक करनी है बढ़ाओ, साथ सभी मिलकर किसानी जैविक करनी है। हड्डियां दुर्बल बनती है, बच्चों में ऊंचाई रुकती है। हड्डियां दुर्बल बनती है, बच्चों में ऊंचाई रुकती है। बच्चिया 10 बरस में ही सयानी बन भी जाती है। बर्बादी रुकवानी है किसानी, जैविक करनी है बढ़ाओ, साथ सभी मिलकर किसानी जैविक करनी है। रसायन खेती ने सारी बढ़ा दी बीमारियां भारी, रसायन खेती ने सारी बढ़ा दी बीमारियां भारी, उन्हीं पर रोक लगानी है किसानी, जैविक करनी है किसानी, जैविक करनी है। मित्रों, जो इस प्रकार के कई गीत लिखे हैं, उसमें से यह जो गीत है निश्चित रूप से अभी जो गाया, तो निश्चित इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स के क्या नुकसान है यह आसानी से समझाया जाता है। वैसा ही एक है और एक गीत की निश्चित रूप से इंट्रोस्पेक्शन भी करवाएगा, हमको आत्म परीक्षा के लिए मजबूर करेगा, और साथ ही साथ में किसानों को और युवाओं को, युवतियों को जो भी जन जागृति के लिए निश्चित रूप से जो रसायन जो है वो रसायन का छिड़काव करके सब्जियां फल खाए जाते हैं, दूध लिया जाता है, और बेसमय होटल में खाना और रसायन से जुड़ जाना, पेप्सी कोला आदि का उपयोग करना, इस बारे में जो कविता है उस कविता को मैं प्रस्तुत करूंगा। यदि चाहते परिवार की भलाई, यदि चाहते परिवार की भलाई, जैविक खरीदो किसानों से भाई, जैविक खरीदो किसानों से भाई। गाय भैंसों से दूध जितना आता, उससे दुगुना शहरों में बिक जाता। नकली दूध होता रोगों की खाई, जैविक खरीदो किसानों से भाई, जैविक खरीदो किसानों से भाई। कच्ची हालत में फलों पकवाते, हार्मोन से सब्जियां बढ़वाते, रसायनों ने बीमारी बढ़ाई, जैविक खरीदो किसानों से भाई, जैविक खरीदो किसानों से भाई।
बेसमय खाने होटल में जाते, रसायन में डूबी मुर्गी मछली खाते। बेसमय खाने होटल में जाते, रसायन में डूबी मुर्गी मछली खाते। ऐसी आदतें ही बीमारियां लाई, ऐसी आदतें ही बीमारियां लाई। जैविक खरीदो किसानों से भाई। पेप्सी कोला शरबत की मांग करते, जहरीले रसायन से पेट भरते। पेप्सी कोला शरबत की मांग करते, जहरीले रसायन से पेट भरते। बदलना होगा यह सब बुराई, बदलना होगा सब बुराई। जैविक खरीदो किसानों से भाई। यदि चाहते परिवार की भलाई, यदि चाहते परिवार की भलाई, जैविक खरीदो किसानों से भाई। जैविक खरीदो किसानों से भाई। मित्रों, यह जन जागरण यदि करना है और गांव गांव तक बढ़ना है, हर वर्गों तक बढ़ना है, तब हम एक संकल्प लें कि भाई यह जो जैविक काम है, जैविक खेती बढ़ाने का काम है, हम सबको करना है। यह संकल्प गीत के साथ में मैं मेरी प्रस्तुति को खत्म करूंगा। लेकिन उसके पहले कृषि कानून में, कृषि कानून की क्या बात हुई, क्या हालत हुई, यह सब हमने देखा है। तो कृषि कानून में जब तक सुधार नहीं होंगे तब तक किसानों की हालत नहीं सुधरेगी। यह मेरा खुद का अध्ययन है, दावा भी है। तो इसलिए हमको, हमारी जो मांग है कि कृषि कानून में क्या सुधार होने चाहिए, इसके संदर्भ में हमें जहां जहां संभव हो यहाँ पे अपनी बात रखनी है। तो कृषि कानून में क्या सुधार होने चाहिए, इसकी एक कविता, और उसके बाद में संकल्प गीत के साथ में मैं मेरे वाणी को विराम करूंगा। तो कृषि कानून की जो बात है, कृषि कानून करो असरदार, कृषि कानून करो असरदार, किसानों का करो बेड़ा पार, किसानों का पार। कृषि कानून करो असरदार, किसानों का करो बेड़ा पार। एपीएमसी की रोक मने मानी, बेचो कहीं भी न हो रुकवानी। एपीएमसी की रोक मने मानी, बेचो कहीं भी न हो रुकवानी। दलालों से मिले छुटकार, दलालों से मिले छुटकार, किसानों का करो बेड़ा पार, किसानों का करो बेड़ा पार। करार खेती का करो प्रावधान, बैंक से हो कानूनी भुगतान। करार खेती का करो प्रावधान, बैंक से हो कानूनी भुगतान। लूटने वालों की तोड़ दो कतार, लूटने वालों की तोड़ दो कतार, किसानों का करो बेड़ा पार, किसानों का करो बेड़ा पार। जो बहुत जरूरी है वह कस्तांजा है कि ये बदलाव होना ही चाहिए, नहीं तो किसान की हालत कभी नहीं सुधरेगी। जरूरी चीजें कानून बदलाओ, कृषि उपज यादी से हटवाओ। जरूरी चीजें कानून बदलाओ, कृषि उपज यादी से हटवाओ। खस्ता हालत का यही है सुधार, खस्ता हालत का यही है सुधार, किसानों का करो बेड़ा पार, किसानों का करो बेड़ा पार। जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है, वो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में जरूरी चीजों का जो कानून है, उसमें
जो दाल चावल दलहन तिलहन और बाकी सब दूध से लेकर शक्कर तक सभी चीजें रखी गई है, और उसको जब तक उस यादी से हटाया नहीं जाता तब तक सरकार कोई भी हो, किसी की भी हो, महंगाई रोकने के लिए किसानों के इन चीजों की कीमतें कभी नहीं बढ़ने देंगी। हाल ही में 1-2 दिनों में आपने देखा होगा कि गेहूं के थोड़े से मूल्य बढ़ते बराबर अभी गेहूं इंपोर्ट करने के लिए भी कोशिश चल रही है, और सरकारी भंडार से भंडारों में जो गेहूं था उसको खुले बाजार में लेकर किसानों के जो भाव थे, मूल्य था, वो गिराने की भी हालत चल रही है। तो ये किसी की भी सरकार है यही होता रहेगा, और इसका कारण है कि महंगाई बढ़नी नहीं चाहिए, नहीं तो फिर जो कर्मचारी है उनको पगार देने पड़ते, करोड़ों रुपया उनको देना पड़ता है। तो इसलिए यह जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है उसमें से जो मोदी जी ने पीछे जो बोला था कि इसमें से उपज ये जो चीजें है किसानों की उसको हटाना चाहिए, बहुत अहम कदम था। और इसलिए उस अहम कदम को हमारे किसानों की तरफ से मांग आनी चाहिए कि निश्चित रूप से उसे हटाओ, इसलिए हमारा जन आंदोलन खड़ा होना चाहिए। कृषि कानून ऐसे ही बनाओ, जंजीरों से किसान छुड़वाओ, कृषि कानून ऐसे ही बनाओ, जंजीरों से किसान छुड़वाओ, खेती वालों की यही है पुकार, खेती वालों की यही है पुकार, किसानों का करो बेड़ा पार, किसानों का करो बेड़ा पार। अंतिम जो संकल्प गीत है जो हम सब मिलकर गाना चाहिए, हर जगह पे गाना चाहिए, चाहे स्कूल में, गांव में, किसी भी कैंप में। इसके लिए यह गाना 3 साल के पहले, 3-4 साल के पहले हमने लिखा था। विवेक बेनीपुरी जी और बाकी सब आए थे, तो उनको नागपुर के कैंप में हमने सुनाया भी था। उसको उसका वीडियो भी आदि सब बनाया हमने, जो 3-4 गीतों की वीडियो बनाए हैं उसमें से यह संकल्प गीत का भी वीडियो हमने बनवाया है। तो इसके प्रस्तुति करके मैं मेरी वाणी को विराम करूंगा। यह संकल्प गीत है। हम सब साथी भारतवासी जैविक खेती बढ़ाएंगे, हम सब साथी भारतवासी जैविक खेती बढ़ाएंगे, रसायनों के घेरों से धरती माँ को छुड़वाएंगे, रसायनों के घेरों से धरती माँ को छुड़वाएंगे, हाइब्रिड बीटी बीजन लेकर सरल प्रजाति बोएंगे, जैविक खाद दवा अपनाकर रसायनों हटवाएंगे, स्वयं पूर्णता लक्ष्य हमारा निर्भरता ही घटाएंगे, रसायनों के घेरों से धरती माँ को छुड़वाएंगे, हम सब साथी भारतवासी जैविक खेती बढ़ाएंगे, रसायनों के घेरों से धरती माँ को छुड़वाएंगे, मिट्टी परीक्षा करवा कर ही खादों को डलवाएंगे, फसल चक्र को अपना कर ही मिश्र फसल उपजाएंगे, समूह बनाकर उपज बेचकर मूल्य अधिक मिलवाएंगे, रसायनों के घेरों से धरती माँ को छुड़वाएंगे, हम सब साथी भारतवासी जैविक खेती बढ़ाएंगे, रसायनों के घेरों से धरती माँ को छुड़वाएंगे, परिवेश के रक्षा हेतु जहर मुक्त उपजाएंगे, कैंसर किडनी के रोगों से मानव जाति बचाएंगे, आओ मिलकर सभी तय कर ले राह यही अपनाएंगे, रसायनों के घेरों से धरती माँ को छुड़वाएंगे, हम सब साथी
भारतवासी जैविक खेती बढ़ाएंगे, रसायनों के घेरों से धरती माँ को छुड़वाएंगे, धरती माँ को छुड़वाएंगे, धरती माँ को छुड़वाएंगे। हमारा ऑर्गेनिक फार्मिंग और ग्रुप फार्मिंग वाला जो निचोड़ है, वो पूरा का पूरा निचोड़ इस गीत में है कि हमने सरल प्रजाति से लेकर तो समूह में बेचने कर क्या करना है, पूरा ट्रेनिंग ये एक गीत में सम्मिलित करने का हमने कोशिश की है। इतना एक गीत भी यदि कंठस्थ होता है किसानों को तो क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इसका एक निश्चित रास्ता उनको मिल जाएगा। इसका भी एक प्रयास किया है। मैंने मेरी बात यहाँ पे रख दी। जो मुझे विषय दिया गया था दिनेश जी के माध्यम से, क्योंकि दिनेश जी का मैं आभार इसलिए व्यक्त करता हूँ कि बात तो एक कविता की बोली थी, क्योंकि उन्होंने अपने हिसाब से विषय लिख दिया, और उस माध्यम से क्यों न हो मुझे मेरे कविता और साहित्य के बारे में बात उजागर करने का मौका मिला। इसलिए मैं योगाहार मंच का, दिनेश जी का और सभी हमारे सभी साथी जिन्होंने यह सब सुन लिया है, उन सभी के प्रति ऋण व्यक्त करते हुए मैं मेरे वाणी को विराम करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर दुबे जी। बहुत सुंदर, सदन जोर से तालियों की गड़गड़ाहट से आपका सम्मान किया जाए, क्योंकि बीच बीच में कविता में तालियां नहीं बजवाई थी, बल्कि तालियां बजाने का मन हो रहा था कि लेकिन हमने कहा लास्ट में तालियां बजा करके सभी सम्मान करेंगे आपका। आपने अपने जीवन जो पर्यंत जो यथार्थ घटना है वो आपने प्रदर्शित की, और इसी से जो है शिक्षा मिलती है, लोगों को प्रेरणा मिलती है, प्रेरणा मिलती है अपने इतिहास से, अपनी कहानी से, और वो आपने अपनी बताई। और मैं सीधा आदरणीय दिनेश जी सेमवाल जी के पास चलता हूँ। दिनेश जी सेमवाल जी दो शब्द डॉक्टर साहब का के लिए कहें, और फिर मैं आदरणीय पवन सर जी को आमंत्रित करता हूँ। जी दादा दिनेश जी। जी जी आदरणीय, बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। बहुत ही सुंदर एक एक तरह का युग साहित्य आदरणीय हमारे दुबे सर के अंतः में चलता है, और ये प्रस्पंदन है, स्पंदन है। ये एक, अगर हम कहें, ये किशोरावस्था है। इस समय भी जब आप कई संस्थानों को सेवा दे चुके हैं और उसके बाद जैविक खेती और प्राकृतिक खेती के इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं, तो आपके अंदर एक किशोर आंदोलित हो रहा है, और किशोर के माध्यम से सभी को इकट्ठा करना, इन कविताओं की, नाटक की पंक्तियों से हम आगे बढ़ रहे हैं। आपके लिए मेरे पास न तो कविताएं हैं न दूसरे शब्द हैं, बल्कि मैं तो चाहता हूं वो जो आपके अंदर का किशोर है, वो जो किशोरावस्था है, वो आप हम सबको आशीर्वाद दीजिए कि हम भी ऐसे बनने की कोशिश करें। और कल आदरणीय मुन्नी लाल जी भाई साहब से जब चर्चा हुई कि कल हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि संडे भी है और हमारा जन आंदोलन की बात भी आगे बढ़ रही है, तो आदरणीय मुन्नी लाल जी भाई साहब ने ही ये सजेशन दिया था कि हमारे जो वरिष्ठ वैज्ञानिक भी हैं और जिनके अंदर एक साहित्य का आंदोलन चल रहा है, जो कि हमारी जैविक खेती और प्राकृतिक खेती के लिए पोषण का कार्य कर रहा है, ऐसे महान हम चल रहे हैं, उन्हीं को सुने और हम आगे बढ़े। और मेरा शायद कोई फोन के कारण शॉर्ट डिस्टरबेंस हो गया, मैं पुनः आपके पास आता हूँ। मैं बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जी आदरणीय। जी धन्यवाद। आज हमने आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी को सुना, तो ऐसे लगता है कि हमारे जो योगाहार कार्यक्रम में विभिन्न अनुभवी किसान और वैज्ञानिक और विद्वानजन हैं, क्योंकि उनकी जो जीवन चर्या रही है, वो एक कहाँ से, जो लोग गांव में का निवासी होता है वो अपने आप को हीन भावना से देखता है, किसान होता है, किसान परिवार हीन भावना से बात करता है, हम तो किसान हैं, हम तो एक गांव के हैं, ये तो शहर के लोगों का विकास होता है, गांव वालों का नहीं होता है। वो अभी हमें जब सुनने को मिला कि अगर इन डॉक्टर साहब ने इमली के पेड़ के नीचे अध्ययन किया है, हमारे मन में भी ऐसे कई अनुभव हैं
इस प्रकार के हम अनुभवशील व्यक्तियों को हाँ आमंत्रित करें इस योगाहार कार्यक्रम में। और क्या कर सकते हैं इसके लिए हम अपने कुशल नेतृत्वकर्ता आदरणीय पवन कुमार जी को सादर आमंत्रित कर रहे हैं कि वो आए और हम सबका मार्गदर्शन, दिशा और सुझाव देने का कष्ट करें। आदरणीय पवन कुमार जी। जी, सभी को नमस्कार, सुप्रभात। और बहुत ही सुंदर संगीतमय आज की हमारी योगाहार की कक्षा रही। और कुछ दिनों पहले मेरी जब रंजना जी से बातचीत हो रही थी, करीब 1 महीना पहले होगा, तो ऐसे ही बात निकल के आई थी कि हमारे कक्षा में संगीतमय कुछ होना चाहिए, कुछ हट के होना चाहिए, कुछ बातचीत के अलावा कुछ होना चाहिए। तो आज उसकी प्रस्तुति हो गई। देखिए, स्वतः ही ना कुछ विचार मिले, मेरे और रंजना जी के कुछ विचार, ऐसी बातचीत हुई और फिर वो छूट गई। और आज यहाँ पर एक बहुत सुंदर प्रस्तुति डॉक्टर दुबे ने आज हमारे सामने रखी। जीवन के विभिन्न आयामों से लेकर के जो बात उन्होंने कही है और जो अनुभव उन्होंने लिए हैं, जो अनुभव बताए हैं, और उसका उसका जो प्रचार प्रसार किया है, एक तो संगीत बनाना है, एक कविता लिखना है, एक उसको गाना है, और फिर उसका प्रचार प्रसार भी करना है, और उसका प्रभाव भी समाज के ऊपर देखना है। मेरे ख्याल से उन्होंने सारे चीजों को देखा है अपने जीवन में। और कहीं पर कुछ चीजें वो लगी होगी कि आसानी से हो रही है, कुछ चीजों में बहुत मेहनत लगी। तो जो कठिन चीजें हैं वो अब हम देखते हैं कि अब धीरे धीरे सुगम होती जा रही है, विशेषकर जैविक खेती, प्राकृतिक खेती के परिप्रेक्ष्य में। जो धीरे धीरे अब जो अवेयरनेस आ रही है, जो चर्चाएं हो रही हैं, और अब किसी को ज्यादा लेक्चर देने की जरूरत नहीं है, केवल बातचीत करनी है, प्रेम पूर्वक बातचीत करनी है, उसको तथ्य तथ्य के रूप में उसको सामने रखना है। और जो कार्य कर रहे हैं किसान जो हैं, और यहाँ तक कि हमारे उपभोक्ता भी अब इसको धीरे धीरे समझने लग गए हैं। और ये चीज भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही कि पहले के मुकाबले। और हमें, मुझे लगता है कि कोरोना के बाद से यह अवेयरनेस और यह हमारी जो संवेदनशीलता है प्रकृति के लिए, वो और ज्यादा तेजी से बढ़ी है। और इसके भी एक जैसा मैं, मुझे लगता है कि इसमें एक एक इच्छा है, एक भगवान की इच्छा है। तो उसके साथ हम आध्यात्म के साथ जब इस चीज को देखते हैं, हम जब कृषि को भी आध्यात्म के साथ देखते हैं, तो हमें उसको एक, हमारा नजरिया बदल जाता है। हमारा नजरिया दूसरे प्राणियों के प्रति भी बदलाव को हम महसूस करते हैं। और ऐसा करते ही यही हमारी, मुझे लगता है कि सनातन संस्कृति है। सनातन संस्कृति रही है कि हम अपने आप पर केंद्रित नहीं होकर के दूसरों को भी, अन्य जीवों को और प्रकृति को भी साथ लेते हुए उसको केंद्र बिंदु का हिस्सा बनाते हैं। तो निश्चित रूप से हम बहुत सारे परिवर्तन स्वयं में भी और अपने आसपास भी देखते हैं। तो यह परिवर्तन हम देख रहे हैं। और योगाहार मंच के माध्यम से हमारे बहुत सारे साथियों के जो अनुभव है, उनको हमें सुनना है और उसको समझना है कि उनके जीवन में, उनके आसपास क्षेत्र, मतलब जगह पर, परिवार में क्या अंतर उन्होंने महसूस किए हैं। और यही हमारा इस योगाहार मंच में पिछले 2-3 दिन से जब हम पुनः इस चीज पर चर्चा कर रहे हैं, तो हमें बहुत सारे नई सीख सीख मिल रही है, नई चीजें हमारे सामने आ रही हैं, नए आयाम हमारे पास आ रहे हैं। और उसको लेकर के हमारी ये यात्रा निरंतर चलती जा रही है। इसके लिए सभी हमारे प्रतिभागी जो अपने अनुभव बांट रहे हैं और परिवर्तन के भी जो आयाम, वो बदलते आयाम वो देख रहे हैं, इसको भी, उसको करने के लिए बड़ी उत्सुकता रहती है कि किसकी, हमारी व्यक्तिगत और हमारे आसपास के जो साथी हैं उनकी क्या प्रगति हो रही है, उनके अनुभव क्या हो रहे हैं। और जैसा मैंने पूर्व में भी कहा था कि हमें अब एक दूसरे की बात को सुनने के लिए भी जो पेशेंस की जरूरत होती है, और जो हम एक दूसरे की बात को सुनने और समझने और उसके आधार पर अपने जीवन में उतारने के लिए जो भी काम कर रहे हैं, तो उससे भी हमें दूसरी तरह की अनुभूति होती है।
और हमारे साथियों ने, कई सारे साथियों ने इस पर अपने अनुभव बताए हैं। जो परिवर्तन वो देख रहे हैं या परिवर्तन की तरफ प्रयास कर रहे हैं, वो चीजों को भी बड़ा सामने निकल के आ रहा है। और प्रत्यक्ष रूप से हमारे सामने कई फोटो के माध्यम से, कई कुछ इंसिडेंट हो रहे हैं उसके माध्यम से, और यहाँ तक कि हमारे जो साथी सम्मानित हो रहे हैं अलग अलग मंचों पर, यह हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। क्योंकि यह परिवर्तन जब हो रहा है, तब यह परिवर्तन भी हमें किसी न किसी रूप में दिख रहा है। तो इसी कहानी को हम जारी रखेंगे। यह परिवर्तन की यात्रा हमारी निरंतर चलती रहेगी, और ये परिवर्तन के जो सकारात्मक प्रभाव है उसको निरंतर हम सुनते रहेंगे। इसी के साथ मैं आज डॉक्टर दुबे को अपने बहुत ही अच्छे तरीके से, जो उन्होंने आज जीवन की अपनी सारी कहानी बताई, संगीतमय किया, उसके लिए आपको फिर से आपको बहुत बधाई देता हूँ। और आशा करता हूँ कि आपका आप अपने जीवन में जो आपने योगदान किया है, आगे भी आप बहुत अच्छी तरह से योगदान करते रहेंगे। कई सारे लोगों के साथ जो आपका जुड़ाव है, वो जुड़ाव बना रहे, वो प्रेम बना रहे, और दूसरों के जीवन में सकारात्मक प्रभाव डालते हुए हम सबके अच्छे, हम सबके कामना, सबके भले की कामना, सबकी कामना करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी को नमस्कार, ओम, धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद पवन धन्यवाद सर, धन्यवाद जी। जी। आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी। ठीक है, बस धन्यवाद ही मैं देता। हमारे मार्गदर्शक और साथी जो है, जो हमारा हौसला हमेशा बढ़ाते हैं, उनके प्रति धन्यवाद। धन्यवाद। और वो तो मुखिया मुखसा चाहिए खान पान में एक, वो तो सबका समन्वय बना के और इस कार्यक्रम को दिशा दे रहे हैं। आदरणीय पवन सर जी का बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। आपके मन में जो विचार आए, आदरणीय बहन रंजना जी भी उपस्थित हैं, और मैं रंजना जी के बारे में बता देना चाहता हूँ कि आपके पिताजी का स्वर्गवास हुआ, परंतु आपने योगहार कार्यक्रम का जो चिंता की है, ये बहुत ही मैं प्रशंसा नहीं कर सकता हूँ क्योंकि शब्द नहीं मेरे पास। जिस दिन आप पिताजी का इनको समाचार मिला, वो चले गई, लेकिन सुबह मैंने कहा, हमारी चर्चा हुई, और उन्होंने मुझे 4:45 बजे लगभग, क्योंकि 4:30 बजे दिनेश जी ने फोन लगाया मुझे, मेरी बात हुई, परंतु रंजना जी ने 5 बजे मुझे घंटी की कि भाई साहब ऐसा नहीं कर सोते रहे और योग हर कार्यक्रम ना चल पाए। तो ऐसा एक चिंता रखना, मतलब इस स्थिति में भी, और रोज जुड़ी और जुड़ रही हैं। और मैं चाहूंगा, वैसे रंजना जी अगर नेटवर्क में हैं ही, मैं चाहूंगा कि आप आएं और थोड़ा सा अपना युवा परिवार से रूबरू होने का कष्ट करें, क्योंकि आदरणीय पवन जी की भी इच्छा थी, लेकिन आपकी व्यवस्था के कारण उन्होंने फोन नहीं कर पाए थे। तो मैं चाहूंगा रंजना जी आए और सदन से रूबरू हूँ। बहन रंजना जी, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही हो, शायद आवाज नहीं पहुंच रही है, चलिए कोई बात नहीं। अब मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय दिखपाल जी हैं, हाँ जी, मैं आदरणीय दिखपाल जी को आमंत्रित कर रहा हूँ। जब कोई संगीत की बात चलती है और आज संगीतमय वातावरण बना ही हुआ है, तो मैं सादर आमंत्रित का हूँ दिखपाल जी को कि वो आए और हमें अपना सुझाव, मार्गदर्शन और अपनी कोई बात इस सदन में प्रस्तुत करने का कष्ट करें, जो मन में हो। दिखपाल अमोला जी, शायद मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? चलिए, शायद नहीं पहुंच रही है। मैं आदरणीय शरद वर्मा जी, नहीं जुड़े। जी, अगर सदन को कोटि कोटि आइए, प्रणाम। आप जो है नर्मदापुरम में को आपने जैविकमय बना दिया है, प्राकृतिक खेतीमय बना दिया है। चाहे वो सरकार हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे सामाजिक संस्थाएं हो, वो सब आपसे संपर्क करती हैं। जब भी ऐसे कोई कार्यक्रम आते हैं, वो अपना गौरव महसूस कर रहे हैं आप लोगों से मिलके। देने के वह कार्यक्रम परिवार में जब से आप जुड़े हैं प्रगति हुई है, और आपने जो कार्यक्रम कराया था उससे नर्मदापुरम योग मय के साथ साथ प्राकृतिक जैविक खेती में हो रहा है। इसलिए आप आइए। और आपने जो अभी हम आदरणीय कंचन जी का जो वीडियो देख रहे थे,
तो खेती वाला संकल्प वाला बहनों के साथ खेत में जी की पराली नहीं जलाना, ये बहुत बहुत अच्छे अच्छे आपने जो जो अभियान चलाए हैं, उससे निश्चित है कि परिवर्तन आया है। आप आए और आप सदन को संबोधित करने का कष्ट करें। सदन को कोटि कोटि प्रणाम। सबसे पहले तो आज जो दुबे जी की आवाज सुनी, वो हमारे एक विशिष्ट मार्गदर्शक हैं। और आज उनका जो गीत में ना, तो बहुत ऐसा लगा कि बहुत कम उम्र के हो गए। और हर गीत में एक कहीं जैविक चीजों को छूने की आशा थी। वो बहुत प्रेरणादायक गीत हैं उनके। और हर गीतों में मेहनत की गई है। उनके एक एक गीत हमें जैविक की तरफ खींचते हैं। बार बार सुनने की इच्छा होती है कि ऐसे गीतों को सुना जाए। और ये सदन का जो मुन्नीलाल सर, दिनेश सर ने जो एक नई पहल करी है, वो बहुत अच्छी है। युद्ध होते थे तो युद्ध के पहले भी संगीत होता था, जिससे सैनिकों में जोश आ जाता था। तो मैं अ, दुबे जी को दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने ऐसा जोश पूरे सदन में, पूरे किसानों को भरा। और उससे किसानों में एक नई ऊर्जा, हम लोगों ने एक नई ऊर्जा महसूस की है। पवन सर का कहना है कि ये बहुत ऐसे संगीत में होना चाहिए। संगीत तो शब्द ही एक ऐसा है, अपने आप में जादू है। चाहे भजन हो, कोई यज्ञ हो, या कोई बड़ा कार्यक्रम हो, बगैर संगीत के वो सफल नहीं होता। संगीत में होना तो बहुत बहुत ही आवश्यकता है। जिस दिशा में सदन जा रहा है, उसमें संगीत आज और एक नया जुड़ा। कैसे संगीत में तरीके से भी चीजों को पेश कर सकते हैं। मैंने देखा है देश के अंदर दो चीजों की भारी कमी है, और सदन में बार बार बोलता हूं। एक तो गुरुकुल खुलने चाहिए, जो गुरुकुल नहीं है। इतने हॉस्पिटल खुल रहे हैं, आयुर्वेदिक कॉलेज, आयुर्वेदिक सेंटरों की बहुत आवश्यकता है। सिर्फ पूरे हिंदुस्तान में परम पूज्य गुरु जी ने ही इस ओर पे, अपने ओर पे ले रखा है। और किसी आदमी ने आज तक, कोई भी बड़ी बड़े, इतने बड़े बड़े व्यापारी हैं, लेकिन कोई भी आयुर्वेदिक कॉलेज, आयुर्वेदिक स्टोर, गुरुकुल की ओर नहीं आ रहे। आना चाहिए। ऐसे ही किसानों के स्कूल होने चाहिए। तो किसानों के स्कूल नहीं है, मिलिट्री के स्कूल तो हैं। हम मिलिट्री भाइयों की बुराई नहीं करना चाहते, लेकिन उनके स्कूल हैं और उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलती है। जो सेंट्रल स्कूल है, अगर देखे जाए तो हिंदुस्तान में आधे सेंट्रल स्कूल सैनिकों के लिए हैं। लेकिन इतनी बड़ी आबादी भारतवर्ष की, जो 70 से 80% खेती करती है, उनके बच्चों के लिए कोई स्कूल नहीं है। कोई भी किसानी स्कूल नहीं है जहां पे ये हो कि भैया किसान का पहले रिजर्वेशन होगा, पहले किसान की भर्ती होगी, उसके बाद किसी का होगा। ऐसे स्कूल कहीं भी नहीं। अगर उसका एडमिशन का नंबर आता है तो वो 4th कैटेगरी में आता है। बोले भैया किसान का बच्चा है, 4th कैटेगरी में इनका एडमिशन होगा। मैं सदन के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि इस चीज पे ध्यान दें। जहां 70-80% जनता है, वहां उनके लिए ऐसी कोई शिक्षा का व्यवस्था नहीं है। आज आदमी जो एग्रीकल्चर सब्जेक्ट चुनता है, वो 10th-12th के बाद जाता है। अब 12th के बाद सब्जेक्ट चुनेगा, पीएटी देगा, जब उसको पता चलेगा कि एग्रीकल्चर सब्जेक्ट। बचपन से एग्रीकल्चर सब्जेक्ट क्यों नहीं है? बचपन से पढ़ाई क्यों नहीं है? और किसानों के बच्चों के लिए क्यों स्कूल नहीं है? किसानी स्कूल क्यों नहीं है? गुरुकुल ये बहुत आवश्यक है। गुरुकुल है,
और कृषि कॉलेज स्कूल हैं, इनकी आवश्यकता बहुत है। और जो जितने भी जड़ी बूटी के जितने भी बहुत सारे स्टोर हैं, इन्हें एक विशेष रूप में गांव गांव में व्याप्त करने पड़ेंगे। अगर बड़ी बीमारियों को रोकना है तो इन स्टोरों को हर गांव में होना बहुत जरूरी है। नहीं तो ये बीमारियां और ये नए अस्पतालों का खुलता हुआ जंजाल ये बढ़ता जाएगा और कहाँ जाएगा, जो जैविक को रोकने में बहुत बड़ी बहुत बड़े अवरोधक के रूप में साबित होंगे। दुबे जी के जो मन की जो पीड़ा थी और मन का जो दर्द है, वो पूरा गीत के माध्यम से झलक रहा था कि भारत माता को कैसे शुद्ध करना है। हर पल हर मिनट सोचने वाले दुबे जी और सदन पूरा इसी बात पे विचार करता है। और मुझे तो इस सदन से रमेश सर, मुन्नीलाल सर ने जोड़ा। मुझे बहुत मतलब उस दिन को याद करता हूं कि वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे बेहतरीन दिन था, जिससे सबसे ज्यादा ऊर्जा अगर इतने दिनों में मिली है तो इस योगाहार कार्यक्रम से प्राप्त हुई है। विभिन्न तरीके, हम सोचते हैं कि हम आज खेती में परिपूर्ण हैं, हम सोचते हैं कि अरे हमने कृषि कर्मा अवार्ड लिया है, पर ऐसा नहीं। मुझे ये लगता है कि अभी हम कुछ भी नहीं है। इस सदन में इतने अच्छे महानुभाव, इतने बड़े, दिनेश सर ने ऐसे ऐसे लोगों को लाए, सदन ने ऐसे लोगों को लाए जिनकी एक एक चीजें बहुत उपयोगी हैं और लगता है कि उन्हें कहीं संभाल के रखा जाए। खेती में पैदावार में बढ़ोतरी हुई, खेती के हमारा खाना खुद का सुधरा। ये किसने दिया? हमें सदन ने दिया। ये हमारे विचार बदले। जब 10 विचार अच्छे जैविक वालों से बात होती है तो वो विचार फिर अपने आप में सुधरने लगते हैं। मैंने देखा है कि ठीक है, जमीन को सुधारना है, जैविक चीजें पैदा करना है, लेकिन विचार शुद्ध जभी हो सकते हैं जब दुबे जी जैसे संगीत में हो। विचारों को अगर सुधार दिया किसी ने और विचार सुधर गए तो फिर कोई भी ताकत नहीं है कि जो हमें जैविक खेती की तरफ जाने से रोक दे। बहुत बहुत कुछ मिला है सदन से, इतना व्याप्त मिला है कि बताया नहीं जा सकता। और लगे हुए हैं। अब ऐसे जोशीले अगर संगीत में होंगे तो मुझे लगता नहीं है कि खून के अंदर वो जोश आएगा जब पूरी धरती को जहर मुक्त किया जाएगा, रसायन मुक्त किया जाएगा। ये होगा कहीं ना कहीं। इस कार्यक्रम ने शंखनाद कर दिया है पूरे विश्व के लिए। कल मेरी एक मित्र हैं अमेरिका में, वो बता रहे थे, मेरे साथ पढ़े हुए हैं, वो वहां पे इंजीनियर हैं। उन्होंने बताया कि वहां अमेरिका में 10th तक का बच्चा पूरा संस्कार में हो जाता है, उसे हर चीज का अनुभव हो जाता है 10th पढ़ते पढ़ते, उसके भावनाओं से करप्शन हट जाता है। वो कभी भी 2 रुपए देना और 2 रुपए ज्यादा लेना कभी पसंद नहीं करता। इसकी नींव अमेरिका में 10th तक के बच्चे में डाल दी जाती है। उसको हर अच्छा बुरा सब बता दिया जाता है। उसको ये नॉलेज दे दिया जाता है कैसे पति पत्नी बनते हैं, कैसे बच्चों आते हैं, क्या है जीवन। हर चीज का पहलू उसको 10th तक की क्लास में उसको पूरा बता दिया जाता है। हर चीज से उसको रूबरू करा देते हैं, जिससे बच्चे को आगे बढ़ने में कभी कोई दिक्कत नहीं आती है। और उसके माँ जब 10th पढ़ के निकलता है तो उसके मन से ये भावना हट जाती है कि हमें करप्शन में किसी का सपोर्ट करना है या करप्शन लेना है। ये चीजें सब गुरुकुल में ही आएंगी। आज बढ़ता हुआ देश में जो करप्शन है,
आदमी के हाथ पैसा देने में भी नहीं डरते, लेने में भी नहीं डरते। तो ये सब न्यूज से ही होगा और ये सब गुरुकुल से ही होगा। जब तक गुरुकुलों की संख्या नहीं बढ़ेगी, तक एग्रीकल्चर के स्कूल नहीं बढ़ेंगे, तब तक इतनी उन्नति होना बहुत मुश्किल है। और ये सदन के माध्यम से ही भारत सरकार को ये जानना चाहिए कि इनकी संख्या बहुत तादाद में बढ़ाई जाए। अब मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, लेकिन क्यों नहीं खुल रहे हैं आपकी जड़ी बूटी इनके कॉलेज? इनके भी तो कॉलेज खोलिए आप, इनके भी तो कॉलेज डालिए। जो बच्चे निकले हैं, वैद्य निकले हैं अच्छे से, उनकी कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। आज आदमी को हर चौराहे पे मेडिकल दुकान मिल जाएगी, लेकिन अभी जड़ी बूटियों की कोई दुकान नहीं है। पूरे अगर हिंदुस्तान में देखा जाए तो परम पूज्य गुरुजी ने ही इस चीज को संभाला है, और लोगों की नस्ल बचाने का जो उनका जुम्मा है वो बहुत महत्वपूर्ण है, और वो ही सफल होंगे। सदन में इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां चल रही, मैंने बहुत समय ले लिया, मैं इतना बोल के अपना जियो। बहुत बहुत साधुवाद आदरणीय शरद वर्मा जी। आपके जो मार्गदर्शन आपने आज दिया है, अपना सुझाव दिया है, अमूल्य सुझाव है, अमूल्य अनुभव है। और आपने कहा है कि योगाहार कार्यक्रम से जीवन बदल गया, क्योंकि ये आपकी महानता है। और जब से आप जुड़े हैं इस योगाहार कार्यक्रम में, एक भी दिन आपने गैप नहीं किया है, और हमेशा पॉजिटिव विचार आपने, और जहां आप जाते हैं वहां, मैंने कल भी बोला था, आपके बारे में बताया था कि जहां मैंने सुना है कि जहां भी जाते हैं आप योगाहार की बात करते हैं, जैविक खेती की बात करते हैं। और आपने कहा है कि जो प्राकृतिक जैविक कृषक हैं, जो खेती कर रहे किसान हैं, और मैं उसमें थोड़ा सा जोड़ना चाहता हूं कि जो प्राकृतिक जैविक कृषक हैं, गौपालक हैं, उनके बच्चों को, उनके बच्चों को जैसे एक कोटा होता है, हर विश्वविद्यालय में होता है, हर संस्थान में होता है कि इतने इतने परसेंट। मैं एक मिनट रिमूव कर दें इनको, कौन है, चलिए म्यूट करता हूं। हाँ, उस ऐसा हमारे प्राकृतिक जैविक कृषक के बच्चों को एक निर्धारित कोटा किया जाए, ऐसा आज आपके द्वारा ये प्रस्ताव आया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, हम सब इस पर विचार करेंगे, उसका ध्यान लगातार कराते रहें, तो ये आगे सोशल मीडिया के माध्यम से और पत्र व्यवहार के माध्यम से सरकार तक पहुंचेगा। और ये बहुत ही उपयोगी और मानने योग्य सुझाव है, और इस पर सरकार निश्चित गौर करेगी। गुरुकुल की स्थापना हो, कॉलेज की तरह वैद्य गुरुकुल, कृषि योग, जड़ी बूटी, इनके पर विचार सरकार करे, ताकि ये हमारा देश पुनः ऋषि और कृषि परंपरायुक्त विश्व गुरु बने। मैं हमारे आदरणीय राहुल जी छिंदवाड़ा से हैं, मध्य प्रदेश से हैं, बड़े उत्कृष्ट किसान हैं, युवा हैं। मैं वो उन्होंने हैंड रेज किया है, मैं उनको सादर आमंत्रित करता हूँ कि अपना बात रखे। आदरणीय राहुल जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मुनीलाल जी। सदन को कोटि कोटि प्रणाम। जैसे कि शरद भैया ने बात की है, बहुत प्रेरणास्पद बातें हैं। ये सदन हमें बहुत कुछ सिखा रहा है, ये सदन से हमें बहुत कुछ प्राप्त हो रहा है। जैसे कि नर्मदापुरम में हमारी भाई साहब से चर्चा हुई थी, बात हुई थी, तो उसी को मद्देनजर रखते हुए आज की बात कहना चाहूंगा। हमारे यहाँ जो डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर आए हैं, जितेंद्र सिंह जी, उनसे शरद वर्मा जी ने भी बात करवाए थे, और हम लगातार संपर्क में थे। तो इसका एक जो निष्कर्ष निकला कि कल हमारे यहाँ छिंदवाड़ा में एक उन्नति मेला करके ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, जिला स्तरीय, कलेक्टर मैडम, नाबार्ड और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के थ्रू, जिसमें जैविक उत्पाद और जो किसान अपने उत्पाद को कलेक्टर मतलब जिला स्तर पे करना चाहते हैं विपणन, उनके लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म उपलब्ध करा के दिया जा रहा है। इसकी जानकारी मैं सदन को देना चाहता हूँ, और उसके जो डिटेल्स है मैं फिर अपने ग्रुप में भी शेयर करूंगा। ये ग्रुप का ही और हमारे योगाहार कार्यक्रम का ही अचीवमेंट समझूंगा मैं, कि हम लोग जो प्रयास कर रहे हैं, शरद भाई वर्मा जी, शरद भैया काफी सालों से कर रहे हैं, उनके प्रेरणा से हमने छिंदवाड़ा में किया। तो धीरे धीरे हम जैविक को और अपने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देंगे, और किसानों को
उस तरफ जोड़ पाएंगे और देश की प्रगति में आगे बढ़ेंगे। तो इस प्रकार से कल का जो कार्यक्रम छिंदवाड़ा में होना है वो एक बहुत बड़े स्तर का होगा, और हम चाहेंगे जो भी छिंदवाड़ा में है या छिंदवाड़ा के आसपास आ सकता है, कलेक्ट्रेट के सामने के मैदान में होना है। उसमें हमें स्पेशली श्री राम जैविक कृषक समूह जो अपने पतंजलि से सर्टिफाइड ग्रुप है, उसका हमें स्टॉल लगाना है। स्पेशल आग्रह है डीडीए सर और कलेक्टर मैडम का, तो वहां पे अपना स्टॉल भी लगेगा और सारे जैविक पदार्थ हम वहां पे प्रदर्शन और बिक्री में रखेंगे। तो यही बात कह के आज का मैं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद और आदरणीय राम राहुल जी जी। बहुत बड़ी जी जी बोलिए शरद जी, की आवाज कट रही है शरद भैया। राहुल जी बहुत बहुत साधुवाद। और आपने जैसा छिंदवाड़ा का बोला है कि नर्मदापुरम जैसा अब छिंदवाड़ा में भी कृषक उन्नति मेला लग रहा है। मैं जिला प्रशासन को धन्यवाद देता हूँ, और जितेंद्र जी जो होशंगाबाद से गए हैं, वो पूरा उनका बहुत इंटरेस्ट रहता है, और शरद भैया, रामकृष्ण रघुवंशी और सारी टीम के साथ उन्होंने मिलके जो काम किया है उनको अनुभव है, और वो आपका पूर्ण साथ देंगे। और बड़ी खुशी हुई आज सुन करके कि ये प्रगति योगाहर कार्यक्रम की दिख रही है, और जिला जिलों में अब किसान संगोष्ठियां मेला लगने लगे हैं। धन्यवाद। और हमारे आदरणीय दिनेश जी सेमवाल जी ने हैंड रेज किया है। मैं दिनेश जी सेमवाल जी को चाहूंगा कि वो अपनी बात रखें, और इसके बाद फिर आभार करेंगे। आदरणीय दिनेश जी सेमवाल जी। आदरणीय दिनेश चंद जी तक आवाज, आप अनम्यूट तो हैं परंतु आपका आवाज नहीं आ रही। जी फिर से जुड़ना पड़ेगा आपको। आदरणीय रमेश चंद मेहरा जी उपस्थित हैं? जी दिनेश जी जी, आदरणीय मैं हाँ अब आ रही है आपकी आवाज। स्वागत है आपका। बस जी आप आए धन्यवाद। और अपनी बात बात के साथ आभार भी व्यक्त करें। जी असल में मैं यही कहना चाह रहा था, जब मैंने आदरणीय हमारे प्रिय राहुल वसूले जी के दर्शन हुए, तो मैं यही कहना चाह रहा था कि आप में आपके अंतस में भी हमारे किशोर दुबे जी हैं। बहुत ही विराट ऊर्जा के धनी हैं हमारे राहुल वसूले जी। और इस जैविक के कार्य को, इस जैविक आंदोलन को छिंदवाड़ा से लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। तो आपसे ये निवेदन है कि आप वहाँ के जो किसान हैं उसमें जो ऊर्जा आप प्रवाहित कर रहे हैं, आने वाले टाइम में है पुनः आपसे इस सदन पर चर्चा चाहेंगे कि क्या क्या आपने कार्य किया है। और बीच में जब आदरणीय पवन सर से बात हो रही थी, तब आपकी चर्चा भी बीच में आई थी। हाँ, जो आदरणीय शरद वर्मा जी ने बात रखी है और आदरणीय पवन सर जी ने बात रखी है आज की चर्चा पर, और इस जन संवाद के माध्यम से कैसे हम जैविक अ, खेती को आगे बढ़ाएं, इस जन आंदोलन को आगे बढ़ाएं, और जो ऊर्जा आज आदरणीय किशोर दुबे जी ने दी है, तो वो धीरे धीरे एक संयुक्त बिंदु होकर के एक शक्तिपुंज होकर के आगे बढ़ रहा है। मेरी यही इच्छा थी कहने की। आदरणीय किशोर द्विवेदी जी को मैंने 2-3 पंक्तियां लिखी हैं। जब आदरणीय भाई साहब ने मुझे आदेश किया था, यहाँ पे छोटे बच्चों की खूब भीड़ थी, मैं बात नहीं कर पा रहा था, तो वो ये हमारे आज के मुख्य अतिथि जी के लिए 2 पंक्तियां हैं मात्र कि एक विज्ञानी योग का ध्यानी अंतस में है गीत, ये जीवन संगीत है कृषक के मीत, ये जीवन संगीत नाम किशोर हम भाव विभोर हो सिस्टम पर जीत, ये जीवन संगीत योगाहार से जन व्यवहार से करे प्रकृति से प्रीत, ये किशोर के गीत,
ये किशोर के गीत, ये हम सब के मीत, व्यक्ति समाज और राष्ट्र में कैसे हो ये प्रीत, ये किशोर के गीत, ये कृषक के मीत, ये जीवन संगीत। जी धन्यवाद आदरणीय। और आपने पहले तालियां बजा लें हम लोग, पहले हमें तालियां बजा लें दो। क्या बात बनाई आपने, बहुत सुंदर। धन्यवाद विनीत जी, बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर। जी आदरणीय, बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि आपसे ज्ञान मिलता है, ऊर्जा मिलती है, गीत और संगीत मिलते हैं, और आपके अंदर क्या क्या छुपा हुआ है अभी वो चीज हमें अभी नहीं दिख रही है, लेकिन धीरे 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 जैसे जैसे ये जन आंदोलन आगे बढ़ेगा वैसे वैसे ये हम वाकिफ हो पाएंगे, हमें ज्ञान हो पाएगा कि अच्छा ये जो हमारे आदरणीय हैं वो धीरे धीरे अलग अलग विधाओं के माध्यम से हमारी समक्ष ये प्रस्तुतियां देंगे। और मुझे जब आप बात कर रहे थे तो मुझे ऐसे हर स्टेज की बात, जब आप बचपन से धीरे धीरे बड़े हो रहे हों, ऐसे आपके संगीत और शब्दों के माध्यम से मुझे चित्र दिख रहा था। और आदरणीय अभी हैंड रेज है, मैं आपके पास वापस आता हूँ, कुछ हैंड रेज हो रहे हैं जी। अब बनेश सिंह जी आ रहे हैं और रमेश चंद जी आ रहे हैं, तो पहले रमेश चंद जी को बुलाएं, फिर बनेश सिंह जी को। आदरणीय रमेश चंद जी, मेहरा साहब अनम्यूट कर लें, आप म्यूट हैं अभी। रमेश चंद मेहरा जी आप म्यूट हैं जी, स्वागत है आप को जी। नमन। आज की योग कक्षा भी बहुत अच्छी रही, और हमारे आदरणीय दुबे जी ने जो अपने जीवन यात्रा प्रस्तुत की वो भी बहुत ही अनुकरणीय है। साथ में आदरणीय शरद भैया ने जो कहा और बाद में राहुल जी ने कहा, तो ये प्राकृतिक पीठ बन रहे हैं, जैसे शक्ति पीठ है ऐसे ही प्रकृति पीठ बन रहे हैं। रामकृष्ण जी अलग बना रहे हैं, शरद भैया अलग बना रहे हैं, राहुल जी अलग बना रहे हैं, और भी अनेक जिलों में ऐसे पीठ बनेंगे जो उन जिलों के और भी किसानों को प्रेरणा देंगे। बस ओम जी ओम। एक और नया नाम निकल के आया, देखिए, प्राकृतिक पीठ। क्या बात है, बहुत सुंदर। हम सब इस देश को प्राकृतिक जैविकमय बनाने के लिए, सात्विक और शुद्ध समृद्ध भारत बनाने के लिए जो पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा यह अभियान चलाया जा रहा है, हम सब इस में अलग अलग मुद्दे लेकर आए हैं। आदरणीय विनय सिंह आर जी, आपने हैंड रेज किया है, आपका स्वागत है जी। ओम। सदन के सभी लोगों को प्रणाम। जैसे कि आज हमारे मुख्य अतिथि ने संगीतमय शब्द दिया है हमको, मेरे दिमाग में आया कि मैंने जो म्यूजिक बनाया था वो लिख करके अपने पतंजलि के पुस्तकों में से या अन्य पुस्तकों में से छांट करके लिख करके मैंने एक म्यूजिक बनाया था। क्योंकि अपन वो कार में जाएं अपन, या कहीं ट्रैक्टर चला रहे हैं खेत में, या कहीं भी जाएं तो म्यूजिक लगा ले और वो चलता रहे। ऐसा अगर म्यूजिक बनाने की इच्छा हो आप सभी लोगों की, तो अपने अपने म्यूजिक के आपको क्या लिखना है, क्या बोलना है, वो लिखित में कर ले और हमको व्हाट्सअप कर दे, तो हम म्यूजिक बनवा देंगे आपको। उसका शायद चार्ज ले रहे हैं वो म्यूजिक बनाने वाले 3-3,500 रुपये। वो 2 साल पहले बनाया था मैंने। तो आप अपने क्षेत्र में क्या क्या, अपन को बार बार बोलना नहीं पड़ेगा, अपना जो भी सार है, ग्रंथ है, वो पूरा लिखित में ले लीजिए और फिर उसके म्यूजिक बनाइए, अपनी कार में लगाइए, सभा में जाते वहाँ लगाइए, ट्रैक्टर चल रहा खेत में वहाँ लगाइए, आते जाते सभी वाहनों में अलग अलग प्रकार के गाने चलते हैं, जैसे फिल्मी गाने चलते हैं, कोई धार्मिक गाने चलते हैं, ऐसे जैविक का भी गाना शुरू हो जाना चाहिए, तो वो ज्यादा उचित रहेगा, बहुत इफेक्ट रहेगा। वो बच्चे भी उसको गुनगुनाएंगे, रास्ते में जाते हुए सुनेगा, बच्चे सुनते हैं गुनगुनाते गाने, जब बच्चे तुरंत गाना सुनता है और तुरंत उसको याद हो जाता है, ऐसे बच्चे भी गाने गुनगुनाएंगे। तो ऐसा जैविक म्यूजिक सभी